हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका सीजी पाठशाला में। यहाँ हम केमिस्ट्री से संबंधित एमसीक्यू क्वेश्चन देख रहे थे, जिसमें आज का हमारा टॉपिक रहेगा खाद्य संरक्षण पोषण औषधि। साथ ही उर्वरक और अपमार्जक से भी संबंधित एमसीक्यू क्वेश्चन देखेंगे, जो आपके सभी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण रहेगा। हमारा केमिस्ट्री का लास्ट टॉपिक था कार्बनिक तत्व। अगर आपने हमारे पुराने वीडियो नहीं देखे हैं तो आप हमारे चैनल के प्ले लिस्ट पर जाकर देख सकते हैं। वहाँ आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, इंडियन जीएस और छत्तीसगढ़ से संबंधित एमसीक्यू क्वेश्चन मिल जाएंगे, जो आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होगा। तो चलिए अब बिना समय व्यर्थ किए हम एमसीक्यू श्रृंखला स्टार्ट करते हैं। इस टॉपिक का हमारा पहला क्वेश्चन, निम्न पदार्थों में से कौन सा पदार्थ खाने की वस्तुओं के परिरक्षण में प्रयोग होता है? खाने की वस्तुओं के परिरक्षण में प्रयोग कौन सा पदार्थ होता है? हमारा आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। सोडियम बेंजोएट का प्रयोग खाने के पदार्थों के परिरक्षण के लिए होता है। सोडियम बेंजोएट का रासायनिक सूत्र NaC7H5O2 होता है। इसका व्यापक रूप से खाद्य परिरक्षण में प्रयोग होता है। यह बेंजोइक अम्ल का सोडियम लवण होता है। बेंजोइक अम्ल का सोडियम लवण। नेक्स्ट क्वेश्चन, खाद्य पदार्थों के परिरक्षण हेतु निम्न में से किस रसायन को प्रयुक्त किया जाता है? इसका आंसर सोडियम बेंजोएट, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, फलों के रस को सुरक्षित रखने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? फलों की रस को सुरक्षित करने के लिए सोडियम बेंजोएट का ही उपयोग किया जाता है। आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, खाद्य पदार्थों के परिरक्षण के लिए प्रयोग में लाया जाने वाला रसायन है? आंसर सोडियम बेंजोएट। नेक्स्ट क्वेश्चन, खाद्य पदार्थों के परिरक्षण हेतु निम्नांकित में से कौन सा प्रयुक्त होता है? तो यहाँ सोडियम बेंजोएट नहीं दिया है, इसमें होगा आंसर बेंजोइक अम्ल। आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। खाद्य पदार्थों के परिरक्षण हेतु बेंजोइक अम्ल का भी प्रयोग होता है। बेंजोइक अम्ल एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक अम्ल है। यह हल्के रंगहीन चमकदार क्रिस्टलीय चूर्ण के रूप में प्राप्य है। इसका रासायनिक सूत्र C6H5COOH होता है। इसके लवणों यथा सोडियम बेंजोएट का खाद्य परिरक्षण के रूप में प्रयोग किया जाता है। सोडियम बेंजोएट का। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रशीतन खाद्य परिरक्षण में मदद करता है। प्रशीतन खाद्य परिरक्षण में मदद करता है तो जैव रासायनिक अभिक्रियाओं की दर कम करके यह मदद करता है। आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। जो प्रशीतन खाद्य है वह परिरक्षण में जैव रासायनिक अभिक्रियाओं की दर को कम करके मदद करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सामान्य प्रशीतक है जिसको घरेलू प्रशीतियों में प्रयुक्त किया जाता है? आंसर ऑप्शन सी फ्रेयॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन, कच्ची चीनी को रंग विहीन करने हेतु जिस चारकोल का प्रयोग किया जाता है वह है? कच्ची चीनी को रंगहीन करने हेतु जिस चारकोल का प्रयोग किया जाता है वह क्या है? आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, एनिमल चारकोल। नेक्स्ट क्वेश्चन, शहद का प्रमुख घटक है। शहद का प्रमुख घटक क्या है? आंसर ऑप्शन डी फ्रक्टोज, फल शर्करा। शहद का प्रमुख घटक फ्रक्टोज है। शहद के प्रमुख घटकों में फ्रक्टोज 38.2%, ग्लूकोज 31.3%, फ्रक्टोज 1.3%, माल्टोज 7.1% तथा जल 17.2% शामिल होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाजार में बिकने वाले एस्पर्टेम कृत्रिम मधुरक है। यह एमिनो अम्लों से बना होता है और अन्य एमिनो अम्लों के समान ही कैलोरी प्रदान करता है। फिर भी यह भोज्य पदार्थों में कम कैलोरी मधुरक के रूप में इस्तेमाल होता है। इसके इस इस्तेमाल का क्या आधार है? क्वेश्चन सिंपल है, कृत्रिम मधुरक का भोज्य पदार्थों में कम कैलोरी मधुरक के रूप में इस्तेमाल होता है, इसका क्या कारण है? इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। एस्पर्टेम सामान्य चीनी से कई गुना अधिक मीठा होता है, अतः थोड़े से एस्पर्टेम में बने भोज्य पदार्थ ऑक्सीकृत होने पर कम कैलोरी प्रदान करता है। आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एस्पिरिन कहाँ से मिलता है? एस्पिरिन कहाँ से मिलती है? आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, एक पेड़ से एस्पिरिन मिलती है। एस्पिरिन पेड़ के लेटेक्स से प्राप्त होता है, इसे आप याद रखिए और बाकी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये लेटेक्स से प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एस्पिरिन है, एस्पिरिन यह एंटीपायरेटिक है। आंसर ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित यौगिकों में कौन सा एक शांतिकारक औषधि के रूप में प्रयोग होता है? शांतिकारक औषधि के रूप में प्रयोग कौन होता है? आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। पोटेशियम ब्रोमाइड जो है वो शांतिकारक औषधि के रूप में प्रयोग होता है। पोटेशियम ब्रोमाइड KBr
एक लवण है जिसका शांतिकारक औषधि के रूप में प्रयोग होता है। इसका प्रयोग व्यापक रूप से मिर्गी रोग के उपचार में भी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा रक्त के हीमोग्लोबिन के साथ अनुत्क्रमणीय संश्लिष्ट बनाता है? निम्नलिखित में से कौन सा रक्त के हीमोग्लोबिन के साथ अनुत्क्रमणीय संश्लिष्ट बनाता है? तो इसमें आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड एक अत्यंत ही जहरीली एवं प्राणघातक गैस है। ऊंची सांद्रता में यह मनुष्य और जानवरों के लिए विषाक्त होती है। रक्त के हीमोग्लोबिन पर इस गैस की क्रिया को कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बन जाता है, जिसकी रक्त गाढ़ा हो जाता है, जिससे रक्त जो है गाढ़ा हो जाता है और रक्त प्रवाह रुक जाता है। परिणाम स्वरूप व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दूध उदाहरण है एक, दूध उदाहरण किसका है? तो यह इमल्सन पायस का उदाहरण है। आंसर ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन कोलाइड नहीं है? इनमें से कौन कोलाइड नहीं है? आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, आइसक्रीम जो है वह कोलाइड नहीं है। बाकी दूध, खून, शहद जो है वो कोलाइड है। दूध, खून, शहद कोलाइड है क्योंकि उनकी विलेय ऊर्जा 50 एंगस्ट्रॉन से 2000 एंगस्ट्रॉन तक होती है। क्लोराइड एक रासायनिक मिश्रण है जिसमें एक वस्तु दूसरी वस्तु से सामान्य रूप से परिक्षेपित फैलती होती है। एक कोलाइड प्रणाली ठोस, द्रव या गैसीय हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दूध को निम्न विधि से एक रूप होमोजेनाइज किया जाता है। दूध को किस विधि से एक रूप किया जाता है ये पूछा गया है। आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, इसके वसा कणों को सेंट्रीफ्यूज की सहायता से सूक्ष्म आकार में बदला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, खुले में कुछ देर रखा दूध खट्टा हो जाता है। खुले में कुछ देर रखा दूध खट्टा हो जाता है किस कारण से? तो ये लैक्टिक अम्ल के कारण होता है। आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। ताजे दूध को वायु में खुला रखने से यह अनेक रोगजनक एवं अविकारी सूक्ष्मजीवों से संदूषित हो जाता है। अनेक अविकारी जीवाणु दूध की शर्करा लैक्टोज को लैक्टिक अम्ल में परिवर्तित कर देता है, जो दूध के खट्टेपन का कारण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, खट्टे दूध के उत्पादों में कौन सा अम्ल होता है? खट्टे दूध के उत्पादों में कौन सा अम्ल होता है? आंसर ऑप्शन डी, लैक्टिक अम्ल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा अम्ल दूध से दही बनाने के दौरान बनता है? दूध से दही बनाने के दौरान कौन सा अम्ल बनता है? तो इसमें लैक्टिक अम्ल बनता है। आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। दूध से दही उचित तापमान 30 डिग्री सेल्सियस पर लगभग 12 घंटों में स्ट्रेप्टोकॉक्स एवं लैक्टोबैसिलस सूक्ष्म जीवाणु द्वारा दूध की शर्करा के लैक्टोज के लैक्टिक अम्ल परिवर्तन के कारण होता है। लैक्टिक अम्ल में परिवर्तन के कारण। नेक्स्ट है, प्राचीन काल से दही जमाने की प्रक्रिया में निम्न जीव की आवश्यकता होती है। कौन से जीव की आवश्यकता होती है दही बनाने में? तो जीवाणुओं की आवश्यकता होती है। आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लौंग के तेल का निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रमुख घटक है? लौंग के तेल का प्रमुख घटक कौन सा है? कौन सा एक प्रमुख घटक है? तो यूजेनाल जो है वह लौंग के तेल का प्रमुख घटक है। आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जेली बनाने हेतु निम्नलिखित में से कौन सा फल सर्वाधिक प्रयुक्त है? जेली बनाने के लिए कौन सा फल प्रयुक्त है? तो अमरूद जो है वो जेली बनाने के लिए सर्वाधिक प्रयुक्त है। आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। पपीते में पपाइन नामक तत्व पाया जाता है जो जेलेटिन को सेट नहीं होने देता। पपीता जो है जेलेटिन को सेट नहीं होने देता। यह जेली बनाने हेतु श्रेष्ठ फल नहीं है। आम और कैथ में पैक्टिन की उपस्थिति क्रमशः कच्चे और पूर्णतः परिपक्व होने पर निर्भर करता है। कच्चे और पूर्णतः परिपक्व होने पर यह निर्भर करता है, तब जेली बनेगा। जबकि अमरूद में पैक्टिन की उपस्थिति के लिए ये शर्त अनिवार्य नहीं है, अतः अमरूद जेली बनाने के लिए उपयुक्त फल है। नेक्स्ट क्वेश्चन और इस टॉपिक का लास्ट क्वेश्चन। उसके बाद हमारा टॉपिक रहेगा अपमार्जक, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। व्यापम और सेंट्रल दोनों में ही इसका क्वेश्चन आता है। कार्बनिक खाद्य हमारे लिए बेहतर माने जाते हैं क्योंकि वे कार्बनिक खाद्य हमारे लिए बेहतर माने जाते हैं किस कारण से? आंसर ऑप्शन डी, बिना कृत्रिम खाद्यों एवं कीटनाशकों के उपयोग किए गए जाते हैं, इसलिए बिना कृत्रिम खाद्यों एवं कीटनाशकों के उपयोग के कारण कार्बनिक खाद्य हमारे लिए बेहतर होते हैं। नेक्स्ट जो टॉपिक है अपमार्जक, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चलिए एमसीक्यू क्वेश्चन करते हैं इसका। इस टॉपिक का पहला क्वेश्चन,
स्टार्ट करने से पहले बता दूं, हमारे चैनल में छत्तीसगढ़ के एमसीक्यू क्वेश्चन, सेंट्रल के एमसीक्यू क्वेश्चन और साइंस से भी बहुत सारे एमसीक्यू क्वेश्चन डाले गए हैं जो आपके सभी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण रहेगा। तो प्लीज आप चैनल के प्लेलिस्ट पर जाकर देख सकते हैं। और किसी भी वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन हो सकते हैं, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। और हाँ, व्हाट्सअप चैनल में भी ज्वाइन होना ना भूलें। पहला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा पदार्थ साबुन बनाने में प्रयोग होता है? कौन सा पदार्थ साबुन बनाने में प्रयोग होता है? तो वनस्पति तेल साबुन बनाने में प्रयुक्त होता है। आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। साबुनीकरण की क्रिया में वनस्पति तेल या वसा एक कास्टिक सोडा या कास्टिक पोटास की जलीय विलयन को गर्म करके रासायनिक प्रक्रिया के द्वारा साबुन का निर्माण होता है तथा ग्लिसरॉल मुक्त होता है। इसमें ग्लिसरॉल मुक्त होता है। साबुनीकरण में वनस्पति तेल उपयोग होता है, याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन, साबुन ग्रीज को हटाता है। साबुन ग्रीज को हटाता है। क्वेश्चन में पूछा जा रहा है साबुन जो है वो ग्रीज को किसके द्वारा हटाता है? आंसर ऑप्शन सी, पाइसीकरण द्वारा जो है ग्रीज को साबुन हटाता है। डिटेल देख लेते हैं। पाइसीकरण सामान्यतः ध्रुवीय समूहों युक्त लंबी श्रृंखला वाले यौगिक होते हैं। उदाहरणार्थ साबुन सोडियम तथा पोटेशियम के वसीय अम्ल साबुन के अणु में दो भाग होते हैं। पहला, लंबी हाइड्रोकार्बन शाखा C17H35 जो कि वसा में घुलनशील है तथा जल के विलेय ध्रुवीय भाग COO- Na+ समूह। पाइसीकरण के दौरान साबुन का ध्रुवीय एल्किल समूह C17H35 तेल या ग्रीस को घोल देता है तथा ध्रुवीय समूह जल में घुल जाता है और जब इसे ठीक प्रकार रगड़ा जाता है तो ग्रीज छोटी छोटी बूंदों के रूप में जल में निलंबित हो जाते हैं और जल के बहाव में सरलता से बह जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अपमार्जक क्या है? अपमार्जक क्या है? तो ये एक शोधन अभिकर्ता है। आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कथन और कारण से संबंधित है। कथन ए, अपमार्जक मैले कपड़ों से सरलतापूर्वक तेल एवं गर्द निकाल देता है। कारण, अपमार्जक जल का पृष्ठ तनाव बढ़ा देता है। तो इसमें कारण जो है गलत है, क्योंकि ये अपमार्जक जल का पृष्ठ तनाव बढ़ाता नहीं है, यह घटाता है या पृष्ठ तनाव को घटाता है। तो इसमें कथन ए सही है, कारण आर गलत है। आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी सही हो जाएगा। याद रखिए, अपमार्जक जल का पृष्ठ तनाव घटाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। कथन ए, कृत्रिम प्रक्षालक कठोर जल में अधिक झाग बना देता है। कृत्रिम प्रक्षालक कठोर जल में अधिक झाग बना देता है। तो ये बिल्कुल सही है। कारण, कृत्रिम प्रक्षालक कठोर जल के साथ कैल्शियम और मैग्नीशियम की घुलनशील लवण बनाते हैं। तो ये भी सही है। कृत्रिम प्रक्षालक कठोर जल में अधिक झाग बना देता है क्योंकि कृत्रिम प्रक्षालक कठोर जल के साथ कैल्शियम और मैग्नीशियम के घुलनशील लवण बनाते हैं। तो इसमें कथन और कारण सही है और इसका स्पष्टीकरण भी सही है। आंसर ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये इस टॉपिक का लास्ट क्वेश्चन है। उसके बाद उर्वरक से संबंधित एमसीक्यू क्वेश्चन देखेंगे। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। कपड़े धोने के चूर्ण में अपमार्जक में सोडियम सल्फेट तथा सोडियम सिलिकेट इसलिए मिश्रित किए जाते हैं कि मतलब किस कारण से सोडियम सल्फेट तथा सोडियम सिलिकेट मिश्रित करते हैं, ये पूछा गया है। पहला देखते हैं, चूर्ण शुष्क रहे। दूसरा, चूर्ण की क्षारीयता बनी रहे। तो ये दोनों का दोनों सही है। इसमें सोडियम सल्फेट तथा सोडियम सिलिकेट मिश्रण करने का मुख्य कारण चूर्ण शुष्क रहना और चूर्ण की क्षारीयता बनी रहे, इसी के लिए किया जाता है। तो इसमें आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। सी दोनों सही है, पहला और दूसरा। चलिए अब उर्वरक से संबंधित एमसीक्यू क्वेश्चन देखते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वीडियो में बने रहिएगा लास्ट तक, आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। पहला क्वेश्चन, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। कथन और कारण से संबंधित है। कथन ए, पौधों की फास्फोरस आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए रासायनिक उर्वरक आवश्यक है। तो फास्फोरस आपूर्ति के लिए रासायनिक उर्वरक सही में आवश्यक है। आंसर और ये तो सही हो जाएगा। कथन कारण देखते हैं। 1 मीट्रिक टन जैव खाद्य मुश्किल से 2 से 3 किलो फास्फोरस की आपूर्ति करता है। तो ये भी सही है। तो इसमें कथन और कारण दोनों सही है। आंसर ऑप्शन ए होगा। डिटेल देख लेते हैं। पौधों के लिए नाइट्रोजन, फास्फोरस एवं पोटेशियम की को मुख्य आवश्यक तत्वों के रूप में जाना जाता है, इसलिए इनकी आवश्यक मात्रा को उर्वरक के रूप में दिया जाता है। 1 मीट्रिक टन जैव खाद्य में मात्र 1.5 से 3 किलो फास्फोरस प्राप्त होता है, अतः इसकी पूर्ति हेतु रासायनिक उर्वरक आवश्यक होते हैं। तो क्योंकि ये कम होता है इसलिए इसकी पूर्ति के लिए रासायनिक उर्वरक आवश्यक होते हैं। और पौधों के लिए नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम महत्वपूर्ण घटक है, याद रखें।
नेक्स्ट क्वेश्चन, गेहूं की खेती के लिए कौन से उर्वरक का उपयोग करते हैं? गेहूं की खेती के लिए नाइट्रोजन का प्रयोग करते हैं। आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नाइट्रोजन पादपों का एक आवश्यक तत्व है। गेहूं की फसल के लिए नाइट्रोजन उर्वरक एक परम परम आवश्यक उर्वरक है। गेहूं की उचित हरितिमा तथा उचित विकास के लिए नाइट्रोजन अपरिहार्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तत्व जो उर्वरक में नहीं पाया जाता वह है? कौन सा तत्व उर्वरक में नहीं पाया जाता? तो हाइड्रोजन जो है वह उर्वरक में नहीं पाया जाता। आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। उर्वरक के ऐसे रसायन होते हैं जो पेड़ पौधों की वृद्धि में सहायक होते हैं। उर्वरक में मुख्यतः उपस्थित होते हैं स्थूल पोषक तत्व। उर्वरक में मुख्य रूप से उपस्थित होते हैं, पहला स्थूल पोषक तत्व, जिसमें पहला रहेगा नत्रजन या नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम एवं सल्फर। दूसरा है शुष्क सूक्ष्म पोषक तत्व, जिसमें बोरॉन, क्लोरीन, कॉपर, आयरन, मैग्नीज, मोलिब्डेनम और जस्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी रूप सुमेलित नहीं है? कौन सा सुमेलित नहीं है वो बताना है। पहले कॉलम में पोषक तत्व दिया है और दूसरे में कार्य दिया है, तो कौन सा सुमेलित नहीं है वो बताना है। पहला देखते हैं नत्रजन, इसका मतलब नाइट्रोजन होता है। नाइट्रोजन वृद्धि एवं विकास का कार्य करता है, तो ये सही है। दूसरा फास्फोरस जड़ का विकास करता है, ये भी सही है। तीसरा पोटेशियम स्टोमेटा के खुलने का एवं बंद होने का नियंत्रण करता है, कौन? पोटेशियम, ये भी सही है। चौथा बोरान रोग प्रतिरोधक है, ये भी सही है। तो इसमें चारों के चारों सही है। ये क्वेश्चन विलोपित है, यह क्वेश्चन विलोपित है क्योंकि चारों के चारों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा उर्वरक मृदा में सर्वाधिक अम्ल छोड़ता है? कौन सा उर्वरक मृदा में सर्वाधिक अम्ल छोड़ता है? तो अमोनियम सल्फेट जो है मृदा में सर्वाधिक अम्ल छोड़ता है। आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। मृदा में अम्लता की माप मृदा के पीएच मूल्य के द्वारा की जाती है। पीएच मूल्य जितना कम होगा मृदा उतनी ही अम्लीय होगी। प्रश्नगत विकल्पों में से एक दिए गए उर्वरकों में से अमोनिया सल्फेट उर्वरक मृदा में सर्वाधिक अम्ल छोड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूरिया है। यूरिया क्या है? तो यह एक नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक है। यूरिया नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक है। आंसर ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यूरिया में नाइट्रोजन का प्रतिशत होता है? यूरिया में 47% नाइट्रोजन होता है। आंसर ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूरिया में नाइट्रोजन किस रूप में पाया जाता है? तो ये इमाइड के रूप में पाया जाता है। आंसर ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कृषि में नाइट्रोजनी उर्वरकों के अत्यधिक अनुपयुक्त उपयोग का क्या प्रभाव हो सकता है? पहला कथन, नाइट्रोजन यौगीकरण सूक्ष्म जीवों, नाइट्रोजन फिक्सिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म का मिट्टी में प्रचुरोदमवन हो सकता है। तो ये कथन है, ऐसा नहीं होता, ये गलत है कथन। दूसरा, मिट्टी की अम्लता में बढ़ोतरी हो सकती है, ये सही है। तीसरा, भौम जल ग्राउंड वाटर में नाइट्रोजन का निक्षालन हो सकता है, ये भी सही है। तो इसमें दूसरा और तीसरा सही है। आंसर ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिस रूप में पौधे नाइट्रोजन प्राप्त करते हैं वह है? कौन से रूप में पौधे नाइट्रोजन प्राप्त करते हैं? तो ये नाइट्रेट के रूप में नाइट्रोजन प्राप्त करते हैं। आंसर ऑप्शन बी होगा। वस्तुतः नाइट्रेट नाइट्रोजन तथा ऑक्सीजन के संयोग से बने यौगिक होते हैं। वनस्पतिक वृद्धि के लिए पौधों को नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है, वे इसकी पूर्ति वायु अथवा जल में घुलनशील नाइट्रेट से करते हैं। तो यहाँ उर्वरक का क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब जितना भी विविध है उसे संबंधित है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये केमिस्ट्री के सभी टॉपिक से रहेगा। तो चलिए बिना समय व्यर्थ किए क्वेश्चन को करते हैं। वीडियो थोड़ा भी हेल्पफुल लग रहा है तो प्लीज लाइक कीजिए, कुछ भी डाउट या सजेशन हो तो कमेंट कीजिए, नए व्यूवर्स हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और हाँ, अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। पहला क्वेश्चन कथन और कार्य से संबंधित है। कथन ए, ओजोन जल के सूक्ष्म जीवों को मार देता है। ओजोन जो है वो जल के सूक्ष्म जीवों को मार देती है, ये बिल्कुल सही है। ओजोन जो है जल के सूक्ष्म जीवों को मार देता है, कारण ओजोन रेडियो एक्टिव नहीं है। ओजोन जो है रेडियो एक्टिव नहीं है, ये भी सही है। ओजोन जो है वो रेडियो एक्टिव नहीं होता है। तो इसमें कथन और कारण दोनों सही है, लेकिन सही स्पष्टीकरण नहीं कर रहे हैं क्योंकि इसमें हमें क्यों का आंसर नहीं मिल रहा है। ओजोन जल के सूक्ष्म जीवों को मार देता है क्योंकि ओजोन रेडियो एक्टिव नहीं है। तो रेडियो एक्टिव नहीं है ये अलग बात है, सही है, लेकिन अलग बात है क्यों मारता है ये इसका कारण नहीं है। तो कथन और कारण दोनों सही है लेकिन सही व्याख्या नहीं करता। आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो 4 में से 3 सुमेलित है और 1 सुमेलित नहीं है। पहला देखते हैं, मेसॉन की खोज
हिडेकी युकावा द्वारा किया गया है, ये सही है। दूसरा, पॉजिट्रॉन की खोज CD एंडरसन एंड UF हेस के द्वारा किया गया, ये भी सही है। तीसरा, सूर्य एवं तारों में ऊर्जा HA बेथन के द्वारा पता चला। ऑप्शन डी, परा यूरेनियम तत्वों का संश्लेषण एनरिको फर्मी, तो ये गलत है। परा यूरेनियम तत्वों का संश्लेषण GT विबोर्ग का इसमें महत्वपूर्ण योगदान था। आंसर हमारा ऑप्शन डी होगा, क्योंकि यही सम्मिलित नहीं है। इसका सही आंसर हो जाएगा GT सीबोर्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन, मच्छर भगाने वाली दवाओं में सक्रिय रसायन है, मच्छर भगाने वाली दवाओं में कौन सा रसायन है? तो इसमें इलिथ्रीन होता है। आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अग्निशमक में कौन सी गैस का काम आती है? अग्निशमक में कौन सी गैस काम आती है? तो इसमें कार्बन डाइऑक्साइड काम आता है। आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड अग्निशमक में काम आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आग बुझाने वाले संयंत्र में कार्बन डाइऑक्साइड किस अभिक्रिया से पैदा होती है? कौन सी अभिक्रिया से पैदा होती है यह गैस? आंसर ऑप्शन सी, सोडियम बाइकार्बोनेट तथा तनु सल्फ्यूरिक अम्ल। सोडियम बाइकार्बोनेट तथा तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की अभिक्रिया से पैदा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस यौगिक का उपयोग अग्निशोधक कपड़ा बनाने में किया जाता है? अग्निशोधक कपड़ा बनाने में किसका प्रयोग किया जाता है, ये पूछा गया है। आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, एल्यूमिनियम सल्फेट का। अग्निशोधक कपड़ा बनाने के लिए एल्यूमिनियम सल्फेट का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा मच्छर प्रतिकर्षी के रूप में प्रयोग किया जाता है? कौन सा मच्छर प्रतिकर्षी, मतलब मच्छर को मारने के लिए, मतलब प्रतिकर्षण करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पायरेथ्रम। पायरेथ्रम एक प्राकृतिक कीटनाशक है जो मच्छर के तंत्रिका तंत्र को प्रभावित कर उन्हें प्रतिकर्षित करता है, तंत्रिका तंत्र को प्रभावित कर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मच्छर कॉइल में प्रयोग होने वाला पायरेथ्रिन प्राप्त होता है, जो पायरेथ्रिन है वो कहाँ से प्राप्त होता है? तो ये एक बीजीय पौधे से प्राप्त होता है। आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, पायरेथ्रिन जो है वो एक बीजीय पौधे से प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चूहे मारने का जहर किस रासायनिक पदार्थ से बनता है? चूहे मारने का जहर किस रासायनिक पदार्थ से बनता है? तो ये पोटेशियम साइनाइड से बनता है। आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, पोटेशियम साइनाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे चूहा विष के रूप में प्रयोग किया जाता है? किसे चूहा विष के रूप में प्रयोग किया जाता है? आंसर ऑप्शन डी, जिंक फास्फाइड को चूहा जहर के रूप में प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रोडेंटिसाइड वह रसायन है जिनका प्रयोग किया जाता है नियंत्रण करने के लिए। किसे नियंत्रण करने के लिए रोडेंटिसाइड का प्रयोग किया जाता है? तो चूहों को नियंत्रित करने के लिए रोडेंटिसाइड का प्रयोग किया जाता है। आंसर ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एल्यूमिनियम फास्फाइड का प्रयोग किया जाता है। एल्यूमिनियम फास्फाइड का प्रयोग किया जाता है किस रूप में? एल्यूमिनियम फास्फाइड का प्रयोग किया जाता है। आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, कीटनाशक के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, समस्थानिक 6C14 संबंधित है। समस्थानिक 6C14 किससे संबंधित है? तो यह फासिल जीवाश्म की आयु निर्धारण से संबंधित है। आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, काष्ठ, अस्थि और शंख के पुरातात्विक नमूनों का काल निर्धारण करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा अपनाया जाता है? काष्ठ, अस्थि और शंख के पुरातात्विक नमूनों का काल निर्धारण करने के लिए निम्नलिखित में से क्या अपनाया जाता है, ये पूछा गया है। आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, कार्बन 14 अपनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्बन डेटिंग का प्रयोग किसकी उम्र निर्धारित करने के लिए किया जाता है? कार्बन डेटिंग का प्रयोग किसका उम्र निर्धारित करने के लिए किया जाता है? आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, फॉसिल्स की। कार्बन डेटिंग का प्रयोग फॉसिल्स की उम्र निर्धारित करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेडियोधर्मी डेटिंग एक प्रक्रिया है जिससे मापा जा सकता है। रेडियोधर्मी डेटिंग एक प्रक्रिया है जिससे क्या मापा जा सकता है? आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, चट्टानों की उम्र मापा जाता है। रेडियोधर्मी डेटिंग की प्रक्रिया से चट्टानों की उम्र मापी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी की आयु का मापन निम्न में से किस विधि द्वारा किया जाता है? पृथ्वी की आयु का मापन निम्न में से किस विधि द्वारा किया जाता है? आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, यूरेनियम विधि द्वारा। पृथ्वी की आयु का मापन यूरेनियम विधि द्वारा किया जाता है। पृथ्वी, पुरानी चट्टानों आदि की आयु ज्ञात करने के लिए यूरेनियम का प्रयोग किया जाता है। इसे यूरेनियम द्वारा आयु अंकन कहते हैं। कार्बन डेटिंग विधि द्वारा कार्बनिक पदार्थों की आयु ज्ञात की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक कार्बन क्रेडिट समतुल्य है। कार्बन क्रेडिट किसके समतुल्य है? तो आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, 1000 किलोग्राम CO2 के समतुल्य है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित प्रकार के कांचों में से कौन सा एक पराबैंगनी किरणों को विच्छेदन कर सकता है? निम्नलिखित प्रकार के कांचों में से कौन सा एक पराबैंगनी किरणों को विच्छेदन कर सकता है? आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। क्रूकस कांच में से पराबैंगनी किरणों को विच्छेदन कर सकते हैं। आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, BRIT भारत सरकार निम्नलिखित में से किस एक के साथ कार्यरत है? भारत सरकार किसके साथ कार्यरत है? आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, समस्थानिक प्रौद्योगिकी। भारत सरकार जो है समस्थानिक प्रौद्योगिकी के साथ कार्यरत है। आंसर ऑप्शन सी, समस्थानिक प्रौद्योगिकी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक यशद पुष्प कहलाता है? यशद पुष्प, ZNO, इसे यशद पुष्प कहा जाता है, मतलब जिंक ऑक्साइड को यशद पुष्प कहा जाता है। आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मूत्रालयों के पास प्रायः नाक में चुभने वाली गंध का कारण है? मूत्रालयों के पास नाक में चुभने वाली गंध का क्या कारण है? आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, अमोनिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, मृत मछली से निकलने वाली दुर्गंध किन यौगिकों के कारण होता है? कौन से यौगिक के कारण मृत मछली से दुर्गंध निकलता है? आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, अमोनियम यौगिक से, अमोनियो यौगिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रुक हेवन नेशनल लेबोरेटरी के वैज्ञानिक दल जिसमें भारतीय वैज्ञानिक भी शामिल थे ने एंटी हीलियम केंद्र के रूप में सबसे भारी एंटी द्रव्य उत्पादन किया। एंटी द्रव्य उत्पादन करने की क्या क्या विवक्षाएं हैं? तो ये कथन में देखना है कौन कौन सी विवक्षाएं हैं। पहला, यह खनिज पूर्वेक्षण और तेल की खोज को अधिक आसान और कम महंगा बना देता है, तो ये कथन गलत है। दूसरा, यह एंटी द्रव्य से निर्मित तारों और आकाशगंगाओं के होने की संभावना की जांच करने में सहायक होगा, तो ये बिल्कुल सही है। तीसरा कथन, यह ब्रह्मांड के विकास की समझ विकसित करने में सहायक होगा, ये भी सही है। तो दूसरा और तीसरा सही है। आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। डायरेक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब तक निम्नलिखित रसायनों में से कौन सा कृत्रिम बादल बनाने के लिए प्रयुक्त किया जा रहा है? कृत्रिम बादल बनाने के लिए कौन से रसायन का प्रयोग किया जा रहा है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सिल्वर आयोडाइड। सिल्वर आयोडाइड का कृत्रिम बादल बनाने में प्रयोग किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कृत्रिम वर्षा हेतु प्रयुक्त पदार्थ है। कृत्रिम वर्षा हेतु प्रयुक्त पदार्थ वही है जिससे कृत्रिम बादल बनाए जाते हैं। आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, सिल्वर आयोडाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा रसायन कृत्रिम वर्षा में प्रयोग होता है? तो कृत्रिम वर्षा में सिल्वर आयोडाइड प्रयोग होता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित है? यहाँ चार ऑप्शन में से कौन सा एक युग्म सुमेलित है? तो आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, जिंक फास्फाइड चूहे का विष है, यही सुमेलित है। आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। देखते हैं कौन कौन सा प्रकार है इसमें। हार्न सिल्वर या सिल्वर क्लोराइड होता है, कृत्रिम वर्षा, सिल्वर आयोडाइड, चूहे का विष, जिंक फास्फाइड, तो वही फिलास्फर ऊन जो है वो जिंक ऑक्साइड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेथेन जिसके वायुमंडल में उपस्थित है वह है, मेथेन किसके वायुमंडल में उपस्थित है? कौन से ग्रह के वायुमंडल में मेथेन उपस्थित है? तो आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, मेथेन जो है वो मंगल में उपस्थित है, मेथेन मंगल। नेक्स्ट क्वेश्चन सुमेलित करना है सूची 1 को सूची 2 से। पहला लोहा, ये हीमोग्लोबिन हो जाएगा। सीसा जो है संचायक बैटरी में यूज होता है, चांदी फोटोग्राफी में, और तांबा जो है तड़ित चालक में। तो इसके अकॉर्डिंग ए का तीसरा, बी का चौथा, सी का पहला और डी का दूसरा है। इसमें आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन सुमेलित करना है सूची 1 सूची 2। पहले में दिया मार्फिन या एनाल्जेसिक सोडियम, इसे किरोसिन तेल में रखा जाता है। बोरिक अम्ल, बोरिक अम्ल यह एंटीसेप्टिक के रूप में प्रयोग होता है। जर्मन सिल्वर, यह मिश्र धातु। तो इसके अकॉर्डिंग ए का तीसरा, बी का चौथा, सी का पहला और डी का दूसरा है। कुछ डाउट हो तो कमेंट कीजिएगा। आंसर हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे भविष्य की धातु कहा जाता है? भविष्य की धातु किसे कहा जाता है? तो टाइटेनियम को भविष्य की धातु कहा जाता है, टाइटेनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? ऑप्शन ए मैग्नीशियम आतिशबाजी के रूप में, ये सही है। दूसरा यूरेनियम परमाणु बम में प्रयोग होता है, ये भी सही है। तीसरा सिल्वर इलेक्ट्रिक बल्ब में।
तो ये गलत है क्योंकि इलेक्ट्रिक बल्ब में टंगस्टन का उपयोग होता है, ना कि सिल्वर का। ऑप्शन डी जिंक केल्विनीकरण में सही उपयोग होता है, ये भी सही है। हमारा आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, ये सुमेलित नहीं है। सिल्वर इलेक्ट्रिक बल्ब में यूज नहीं होता, बल्कि चांदी जो है वो विद्युत का सबसे अच्छा चालक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रासायनिक दृष्टि से सिंदूर है, रासायनिक दृष्टि से सिंदूर मर्क्यूरिक सल्फाइड होता है, आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट, रासायनिक दृष्टि से सिंदूर है तो ये यह मरकरी और सल्फाइड होता है, आंसर ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, शुष्क धुलाई में किसका प्रयोग होता है, शुष्क धुलाई में किसका प्रयोग होता है? ऑप्शन ए पेट्रोल, ऑप्शन बी बेंजीन, ऑप्शन सी अल्कोहल, तो ये तीनों का प्रयोग होता है, आंसर ऑप्शन डी डी डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाल स्याही बनाई जाती है, लाल स्याही इसे ईओसिन के द्वारा बनाया जाता है, आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट और केमिस्ट्री का हमारी सीरीज का लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा रंग सोडियम क्रोमेट द्वारा आपूर्त होता है, सोडियम क्रोमेट द्वारा कौन सा रंग आपूर्त होता है? हमारा आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, लाल रंग जो है सोडियम क्रोमेट द्वारा आपूर्त होता है। हमारे साथ वीडियो में अंत तक बनने के लिए धन्यवाद। वीडियो थोड़ा भी हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, और हाँ, नए व्यूवर्स हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, जिससे हमें मोटिवेशन मिले और नए वीडियो ला सके। साथ ही हमारे चैनल में बायो का भी एमसीक्यू क्वेश्चन चलाया जा रहा है, आप उसे भी देखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो में। आपका दिन शुभ रहे, आपका एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट, उसके लिए तैयारी अच्छे से कीजिए। धन्यवाद।